रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर समझना है तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक चीज पे जो है टिका हुआ बात नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तीन चीजों से रिलेट करता है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीज से रिलेटेड है? सबसे पहला है आपका क्या बोले, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। दूसरा इसका लिंकेज है दोनों मीडियम के स्पीड से, दोनों मीडियम में क्या इसका स्पीड है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड है दोनों मीडियम में वेवलेंथ से। अब ये वेवलेंथ का चक्कर कहां से आया, तो वेवलेंथ का चक्कर भी हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। देखिए वेवलेंथ के बारे में बताते चलें कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड बदल जाता है, उसका वेवलेंथ बदल जाता है, उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी कभी भी रे ऑफ लाइट का मीडियम चेंज होने पे चेंज नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में पूछा करता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from one medium, passes from one medium to another medium, its velocity changes, velocity change होगा, its wavelength changes, इसका वेवलेंथ भी चेंज होगा, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। इस तरीके से ये हो गया। तो हम लोग जो है लाइट के बारे में तीनों प्रोस्पेक्टिव पे नजर डालेंगे और तब हम लोग पहुंच जाएंगे स्नेल्स लॉ के पास, क्योंकि हमारा मोटिव वहीं पहुंचना है आखिर में, स्नेल्स लॉ को समझना। तो हम लोग स्नेल्स लॉ समझ जाएंगे तो एक साथ में बोर्ड का करीब करीब 4-5 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव और एक 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला जो आई और आर का रिलेशन समझ लीजिए कि साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ये सब तो ठीक है, हम लोग सब समझ जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब ये है क्या? रेशियो तो निकाल लिए, ठीक है, अब ये आम है, महुआ है, बरगद है, कटहल है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? तो देखिए हम लोग बात करते हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसमें बेंडिंग आती है। रे ऑफ लाइट में क्या आता है? बेंडिंग आता है। तो किसी मीडियम में, किसी मीडियम में एक लाइन बना लेते हैं ऐसे, चलिए उम्मीद करते हैं कि सीधा लाइन होगा। सीधा है, सीधा, हाँ मोटा मोटी सीधा सीधा ही था। चलिए ठीक है, ये एक जो है लाइन ड्रॉ कर ली, इसको कुछ पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। चलिए ये अलग अलग केस आप लोग मान लीजिएगा कि सारा अलग केस है। किस तरीके से अलग अलग केस काम कर रहा है आइए समझते हैं। मान के चलिए जो हमारा केस 1 है उसमें ऊपर में है एयर और नीचे में है वाटर। जो केस 2 है ऊपर में है एयर और नीचे में है ग्लास। जो हमारा केस 3 है ऊपर में मान लेते हैं एयर
और नीचे में मान लेते हैं डायमंड। और जो हमारा केस 4 है, ऊपर में मान लेते हैं एयर, और नीचे में कोई एक मीडियम मानते हैं जो कि वाटर से कम डेंसर हो। तो वाटर से कम डेंसर का कुछ भी हम लोग मीडियम नाम रख लेते हैं, M1 रख लेते हैं, सपोज दैट ये मान लेते हैं कि वाटर से डेंसिटी कम है उसका। तो होगा क्या, एयर में अगर किसी लाइट का स्पीड, हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर पे बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं जो आप लोग को लगे कि हाँ पता नहीं जो है क्यों लिख रहे हैं, हम केवल एग्जांपल समझने के लिए ले रहे हैं। तो मान के चलिए कि एयर में किसी का स्पीड है 100, किसी लाइट का, रे ऑफ लाइट का, तो जब वो वाटर में जाएगा तो उसका स्पीड थोड़ा सा घटेगा क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है। तो मान के चलिए कि यहाँ गया तो इसका स्पीड हो गया 80, तो 100 से 80 इसका स्पीड घट गया, 20 यूनिट का चेंज आया है। यहां पे आते हैं, ऊपर में है एयर, तो एयर में तो स्पीड 100 रहेगा, लेकिन अब डेंसिटी बढ़ा है तो स्पीड क्या होगा, और घटेगा, तो यहां हो गया 70। यहां डिफरेंस कितने का आया, 30 का आया। यहां हम लोग मान लेते हैं कि एयर में तो 100 ही है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो इसका डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होना चाहिए इन सब में। तो इसका जो है मान के चलिए कि यहाँ स्पीड हो गया 50, और इसका हम लोग माने थे कि वाटर से इसका कम है डेंसिटी, यानी कि यहाँ पे स्पीड कुछ रहेगा 100 से घट के आएगा 90। अब देखिए स्पीड तीनों केस में घट रहा है, तो हम लोग जो है रे बना लेते हैं पहले तीनों केस में, तब हम लोग पूरा 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 डिटेल में जो है काम अपना करेंगे। ये हो गया। चलिए मान के चलिए एक रे यहां पे ऐसे आया, इस तरीके से, इसी के पैरेलल मान के चलिए एक रे यहां भी आया, सभी में एक रे आएगा, इसमें भी आया एक रे, ऐसे हम लोग को यहां पे मानना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस सब में क्या है, सेम है। तो जब एक रे इस तरीके से आया, अब यहां पे स्पीड घटेगा तो इसमें बेंडिंग होगा, तो बेंडिंग किधर होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इनिशियली ये किधर जा रहा था, इनिशियली ये जा रहा था इधर, इसको मिटाते हैं, रुक जाइए, डिलीट। इस रे का इनिशियल डायरेक्शन क्या है, इनिशियल डायरेक्शन तो इधर है, रे ऐसे जा रहा है इस तरीके से। अब इसमें अगर बेंडिंग होगा तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, इधर इसमें बेंडिंग आएगा, ये वाला रे भी जो है आगे जा रहा है, तो इनिशियल डायरेक्शन इसका इधर ही है, चलो इनिशियल डायरेक्शन इसका कुछ इधर है, इसमें भी बेंडिंग आएगा, इसमें भी बेंडिंग आएगा क्योंकि स्पीड यहां भी घटा है। ये वाला जो रे है ये भी आगे बढ़ेगा और इसमें भी कुछ बेंडिंग आएगा, 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 चलिए अब आएगा, इसमें भी बेंडिंग आएगा, आएगा, हाँ ठीक है। तो इसमें भी जब बेंडिंग आएगा तो ये भी मुड़ेगा इस तरफ, और उस वाले में भी बेंडिंग आएगा, ऐसे कुछ। चलिए ये हो गया, चारों केस में बेंडिंग सब में आएगा। अब मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल है कि किसमें ज्यादा बेंडिंग आएगा, तो जिसमें जितना ज्यादा स्पीड बदलेगा उतना ही ज्यादा बेंडिंग होगा, जितना ज्यादा स्पीड चेंज होगा उतना ही ज्यादा बेंडिंग होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पीड में चेंज कितने का आया है, 20 यूनिट का, यहाँ पे स्पीड में चेंज कितना आया है, 30 यूनिट का, यहाँ पे स्पीड में चेंज कितना आया है, 50 यूनिट का, यहाँ पे स्पीड में चेंज कितना आया है, 10 यूनिट का। तो सबसे ज्यादा चेंज आया है केस थर्ड में, तो सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में होगा, केस थर्ड में हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में होगा, केस थर्ड में। यानी मान के चलिए कि यहाँ कुछ इतना ज्यादा बेंडिंग हो जाएगा, ऐसे रे ऐसे जा रहा था उधर नहीं जा करके पूरा इधर आ जाएगा। केस टू में थोड़ा सा कम बेंडिंग होगा पिछले केस के मुकाबले, मान के चलिए कि यहां तक इतना ज्यादा जो है रहेगा, और इसमें जो है इसके पहले वाले से थोड़ा जो है कम बेंडिंग, इसमें थोड़ा ज्यादा और बड़ा रहेगा ऐसे, और उसमें बहुत कम बेंडिंग आएगा क्योंकि इसमें स्पीड जो है बहुत कम चेंज हुआ, सबसे कम बेंडिंग इसी में आएगा। तो देखिए अगर हम लोग बेंडिंग का बात करें तो यहाँ इतना बेंडिंग हुआ, यहाँ इतना बेंडिंग हुआ, यहाँ इतना बेंडिंग हुआ, और यहाँ इतना ही बेंडिंग हुआ। यानी कि कोई भी मीडियम किसी रे ऑफ लाइट को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है,
ये कौन बताएगा? तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा बेंड करेगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा वो उतना कम बेंड करेगा। तो यहां आप लोग देख के साफ बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा बेंडिंग जो है डायमंड में हुआ है। इसका मतलब है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है ये मैक्सिमम है, और सबसे कम बेंडिंग यहां हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन जो है ये सबसे कम है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का हम इस केस में बता रहे हैं, सारी दुनिया में नहीं बता रहे हैं। इस केस में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है और सबसे कम मीडियम वन का है। अगर जो है बताएं कि इन दोनों से अगर पूछें कि वाटर और ग्लास, इन दोनों में ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो ज्यादा हो जाएगा ग्लास का। कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो कम हो जाएगा वाटर का। यहां से ये कंसेप्ट हम लोग सीख गए कि जिसमें जितना ज्यादा स्पीड का चेंज होगा उतना ही ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं तो उसको लिखते हैं क्या, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये बहुत ही खतरनाक डिफिनीशन है, कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा। बेंडिंग एबिलिटी ऑफ मीडियम, कि कौन सा मीडियम किसी रे ऑफ लाइट को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है, ये कौन बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो ज्यादा बेंड करेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो कम बेंड करेगा। स्पीड से अगर रिलेट कर दें तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें ज्यादा चेंज हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें कम चेंज आया है। वेवलेंथ का अगर बात करें तो वेवलेंथ जो है स्पीड से सीधा रिलेटेड है। कैसे, आइए देखिए। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड यहाँ पे v1 है, डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को टाइम पीरियड लिख दें अगर तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो v1 बराबर लेमडा 1 इंटू फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्या, v1 और लेमडा 1, यानी v1 बढ़ेगा लेमडा 1 बढ़ेगा, v2 घटेगा लेमडा 2 घटेगा, जितना भी घटेगा उतना ही लेमडा घटेगा, यानी स्पीड घट रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मतलब स्पीड अगर ज्यादा घटा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो वेवलेंथ के बारे में भी कह सकते हैं कि वेवलेंथ अगर ज्यादा घट गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है। तो इस तरीके से तीनों को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हम लोग आइए देख लेते हैं किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान के चलिए कि आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ऐसे लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिखिए और वाटर को डब्ल्यू लिखिए। अगर आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो आप क्या लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिखिए और ग्लास को जी लिखिए, छोटा सा जी बगल में नीचे में लिख देते हैं। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड लिखना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड को ऐसे लिखिए म्यू और यहाँ पे लिख दीजिए डी, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए एक और सवाल हमारे जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रे ऑफ लाइट को बेंड कौन सा मीडियम कर रहा है, पहला मीडियम की दूसरा मीडियम। तो देखिए बेंडिंग कहाँ होगा, पहले मीडियम में हो सकता है बेंडिंग, बेंडिंग जब भी होगा दूसरे में ही होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लिखते हैं किसी चीज का तो वो हमेशा कौन से मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा, वो हमेशा सेकेंड मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स सेकेंड मीडियम, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख रहे हैं इसका मतलब है कि वाटर ही है हमारा सेकेंड मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ग्लास ही है हमारा सेकेंड मीडियम। और यहाँ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड लिख रहे हैं इसका मतलब है कि डायमंड ही है हमारा सेकेंड मीडियम। अब रही बात फर्स्ट मीडियम की, तो फर्स्ट मीडियम के लिए रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, आइए देखिए। लिखा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए इतना का तो रिप्रेजेंटेशन हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख दिए।
तो इसका मतलब हो गया कि वाटर ही सेकेंड मीडियम है। और विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास बोला तो ग्लास को यहां लिख दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्ट अगर मान के चलिए बोला आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड, तो उसको ऐसे लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो है रिप्रेजेंटेशन के बाद इसके रेशियो के रिप्रेजेंटेशन की बात आती है कि रेशियो में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते बताए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का होता है, हमेशा सेकेंड मीडियम का होता है। तो रेशियो में कैसे लिखेंगे, रेशियो में ऐसे लिखेंगे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इस तरीके से जो है हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो को लिखा जाता है। हालांकि जब स्पीड और वेवलेंथ के बारे में लिखेंगे तो वो हमेशा आई और आर के हिसाब से होगा। यानी अगर ऊपर में आई लिख रहे हैं तो इंसिडेंस वाला स्पीड लिखेंगे और नीचे आर लिख रहे हैं तो आर वाला स्पीड लिखेंगे। अगर ऊपर में आई लिखे हैं तो आई वाला वेवलेंथ लिखेंगे और नीचे में आर लिख रहे हैं तो आर वाला वेवलेंथ लिखेंगे। और यही आपका जो है सबको कहा जाता है स्नेल्स लॉ। कंबाइंड रूप से सबको क्या कहा जाता है, स्नेल्स लॉ, यही है हमारा।